2961 पंख जितना हल्का। एबोनी टॉवर में जैसे ही ठंडी हवा चलने लगी, कैसी पीछे हटती चली गई, यहां तक कि उसकी पीठ उस गहरे पत्थर से लग गई। उसके खून से लथपथ चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, जिससे वह पहले से भी ज्यादा पीला दिख रहा था। उसकी आंखों पर बंधी पट्टी हट गई थी, जिससे उसकी खूबसूरत नीली आंख दिख रही थी। और साथ ही वह गहरा गड्ढा भी, जहां दूसरी आंख होनी चाहिए थी। वह पागल है। उसके सामने ही मोड्रेट अपनी परछाइयों को चकनाचूर कर रहा था। वह अपने असंख्य शरीरों को पहले ही निगल चुका था, अपनी विलक्षण आत्मा के लाखों टुकड़ों को समाहित कर चुका था। कुछ टुकड़े अत्यंत सूक्ष्म थे, कुछ इतने शक्तिशाली थे कि संतों और टाइटनों के चुराए गए शरीरों में निवास कर सकते थे। इसी कारण उसकी पहले से ही असीम विशाल आत्मा का विस्तार अथाह हो गया था, जो तूफानी सागर के समान असीम और अथाह हो गई थी। और अब वह उन आत्मिक तत्वों को भी आत्मसात कर रहा था जिन्हें उसके चिंतन ने पोषित किया था। कैसी ने इसे उसके प्रतीकों में देखा। रैंक सर्वोच्च, वर्ग टाइटन, सोल कोर 7 सेवंथ्स, 9 सेवंथ्स, 13 सेवंथ्स, 16 सेवंथ्स, 21 सेवंथ्स और अधिक। ये सरासर पागलपन था। मनुष्यों की आत्माएं एक से अधिक आत्मा कोर का भार सहन करने के लिए नहीं बनी थी, केवल एक को सहारा देना ही उनके लिए असहनीय था। जीव अलग थे, उच्च वर्गों में विकसित होने में सक्षम थे, लेकिन तब भी उनकी सीमा साथ ही थी। इसका एकमात्र कारण यही था कि दुनिया की रचना इसी प्रकार हुई थी। 7 संख्या में रहस्यमयी शक्ति निहित थी, क्योंकि ये देवताओं की संख्या थी। 7 देवत्वों का जन्म इच्छा की ज्वाला से हुआ था, और इसलिए 7 संख्या संपूर्ण अस्तित्व में गूंजती थी। किसी भी आत्मा में 7 से अधिक आत्मा केंद्र नहीं समा सकते, ठीक वैसे ही जैसे किसी त्रिभुज में 4 कोने नहीं हो सकते। यह अस्तित्व का नियम था। जो इसे तोड़ने का प्रयास करते थे, उनकी आत्मा अपने ही भार के नीचे दबकर नष्ट हो जाती थी। अब भी एबोनी टॉवर के विशाल हॉल में मोड्रेट की आत्मा का भार महसूस किया जा सकता था। यह इतना भारी हो गया था कि जो विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक होना चाहिए था, वह भौतिक स्तर पर प्रकट हो रहा था। हवाएं जोर से चल रही थी, और उसके चारों ओर का फर्नीचर हिल रहा था। उसका टूटा हुआ मलबा कांपते हुए फर्श पर धीरे धीरे फिसल रहा था। असंख्य छोटी छोटी वस्तुएं हवा में ऊपर उठ रही थीं, मानो भारहीनता से अभिभूत होकर काले ऑब्सीडियन के ऊपर तैर रही हो। और इस पूरे समय एबोनी द्वीप टावर के बाहर जो कुछ भी हो रहा था, उसके कारण कांप रहा था, जहां एस्टेरियन कोहरे के बीच से अपना रास्ता बना रहा था। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। मोड्रेट को इस खतरनाक जुए को खेलने की हिम्मत करने के लिए पागल हो जाना ही पड़ा होगा। लेकिन फिर भी कैसी की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, जो आशंका या शायद विस्मय के कारण थी। शायद ऐसा नहीं था। एरियल के नरक में नेफिस को जो कंकाल मिला था, 9 देवियों की यूरिस, उसने सन्नी को बताया था कि बलपूर्वक देवत्व प्राप्त करना असंभव है। लेकिन मोड्रेट एक अद्वितीय प्राणी था, और इसलिए देवत्व प्राप्त करने का उसका मार्ग भी अनोखा और विचित्र हो सकता था। उनमें से किसी को भी देवत्व प्राप्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन कैसी की समझ के अनुसार इसके लिए 2 शर्तें पूरी होनी आवश्यक थी। पहली, आत्मा का विशाल और असीम गहरा होना उतना ही आवश्यक था जितना किसी आत्मा का। दूसरी, चेतना को मानवता के आवरण को त्याग कर एक देवता के मन के रूप में पुनर्जन्म लेना आवश्यक था। और मोड्रेट के पास उन आवश्यकताओं में से कम एक को धोखा देने का एक तरीका था। प्रतिबिंब बनाने की उनकी क्षमता, साथ ही अपनी आत्मा के टुकड़ों को असंख्य शरीरों में विलीन करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपनी आत्मा की गहराई को तेजी से विस्तारित करने की एक अनूठी क्षमता प्रदान की। उन्हें बस अपनी रचनाओं को वापस अपने भीतर समाहित करना था। साथ ही मोड्रेट का मानवता पर दावा हमेशा से ही कमजोर था, और अपने दिमाग को लाखों टुकड़ों में बिखेर देने के बाद वह और भी अमानवीय हो गया। फिर भी उस खंडित टूटी हुई अवस्था के बावजूद उसने अपनी पहचान बनाए रखी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति समय से पहले पूरी तरह से अप्रस्तुत अवस्था में रहते हुए भी पूर्ण बना रह सकता था, तो वह मोड्रेट ही था। आखिरकार हर नियम का कोई न कोई अपवाद जरूर होता है। कनाख्त अपने राज्य को नष्ट करके देवत्व प्राप्त करना चाहता था। एस्टेरियन भी यही चाहता था। लेकिन मोड्रेट स्वयं को ही खा जाना। इसलिए ये कहना मुश्किल था कि वह सफल होगा या असफल। अगर वह सफल हो भी जाता, तो आगे क्या होता, ये कहना मुश्किल था। कैसी के मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। यदि शून्यता की आत्मा का जन्म एबोनी द्वीप पर हुआ होता,
तो ड्रीम स्पॉन की समस्या लगभग समाप्त हो जाती। हालांकि इसका अर्थ मानवता के लिए उज्जवल भविष्य नहीं था, बल्कि इसके विपरीत। मोड्रेट पहले से ही एस्टेरियन के क्षेत्र को नष्ट करने के लिए मानवता का सफाया करने की योजना बना रहा था, और पवित्र बनने के बाद भी उसके इरादों में बदलाव की संभावना नहीं थी। सनी और नेफिस ड्रीम स्पॉन को हराने का रास्ता खोजने के लिए निकल पड़े थे। अब एक संभावना थी, चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, कि वे वापस लौटकर कहीं के पवित्र टाइटन मोड्रेट के खिलाफ युद्ध में उतरे। क्या मुझे उसे रोकना चाहिए? कैसी ने अपने खंजर की मूठ को इतनी कसकर पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। आमतौर पर उसके पास मोड्रेट को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं होता, लेकिन इस समय वह एक खतरनाक विकास के दौर से गुजर रहा था और खुद को बिखरने से बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था। और उसने अपने बाकी सभी शरीर भी नष्ट कर दिए थे। उसके पास केवल उसका मूल शरीर ही बचा था, और वह शरीर भी एस्टेरियन के साथ हुए संघर्ष में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। जाहिर है, मोड्रेट व्यावहारिक रूप से अमर था। कैसी के पास उसकी परछाई को नष्ट करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह अपने तीखे तीर से उसके दिल में वार करके उसे मार नहीं सकती थी। सामान्य परिस्थितियों में भी वह उसे नहीं मार पाती, लेकिन उस समय वह देवत्व प्राप्ति का प्रयास कर रहा था। इसलिए अगर वह अब उसके दिल में तीखा वार करती, तो देवत्व ही उसे मार डालता। कैसी कुछ लंबे, कठिन क्षणों तक बिना हिले डुले खड़ी रही, और फिर उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। फिर उसने एक और गोली ली, लेकिन उसके बाद वह रुक गई। उसके सामने मोड्रेट ने आखिरी प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब को आत्मसात कर लिया था और कराहते हुए हल्के से लड़खड़ा गई थी। कैसी ने अपना सिर नीचे झुकाया और एक छोटी सी सांस ली। नहीं, नहीं, मैं नहीं चाहता। वह विश्वासघात से तंग आ चुकी थी। वह टूटे वादों और सोची समझी झूठों से तंग आ चुकी थी। इस बात से कि वह दावा करती थी कि लक्ष्य को पाने के लिए गलत तरीके अपनाना जायज है, जबकि वह खुद ऐसा व्यवहार करती थी मानो ऐसा ही हो। उसे नहीं पता था कि मोड्रेट देवता बनने में सफल होगा या नहीं। उसे ये भी नहीं पता था कि वह मानवता को नष्ट करने का विकल्प चुनेगा या नहीं। ज्ञान दुनिया की सबसे भारी चीज थी, और उस समय कैसी को ऐसा लग रहा था जैसे वह पंख जितनी हल्की हो। इसलिए उसने खुद को न जानने के भरोसे छोड़ दिया, और वह वहीं खड़ी रही, उसका खंजर काले पत्थर के फर्श की ओर इशारा कर रहा था। आखिरी प्रतिबिंब के चले जाने के साथ ही वह एक बार फिर अंधी हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे केवल मोड्रेट के प्रतीक चिन्ह ही दिखाई दे रहे थे, और इस तरह वह उसकी आत्मा में चल रही हलचल को मानो अपनी आंखों से देख पा रही थी। वहां उसके दर्पण लोक के धुंधले विस्तार में दर्जनों चमकीले सूर्य दरारों से ढके हुए थे, और उनके चारों ओर फैला उदास आकाश धीरे धीरे गहरी दरारों में समा रहा था। टूटे हुए आकाश को ढकने वाले बादल एक भयानक तूफान की चपेट में थे, और नीचे फैली विशाल घूमती हुई धुंध उथल पुथल में थी, जो तेज हवाओं से चीर फाड़ रही थी। मोड्रेट की आत्मा बिखर रही थी। उसे नष्ट करने वाले मूल तत्व भी टूट रहे थे। अंत में असंख्य कोर सबसे पहले टूट गए। वे चकनाचूर हो गए, लाखों टुकड़ों में बिखर गए। दीप्तिमान टुकड़े, और उसकी अमानवीय इच्छाशक्ति के दबाव में वे टुकड़े एक बिंदु की ओर खींचे चले गए, तूफान के केंद्र की ओर। धीरे धीरे एक विशाल चमकदार गोले का रूप धारण कर लिया। प्राचीन मीनार असंभव शक्तियों के टकराव से व्याकुल हो उठी, जो दुनिया की सतह के नीचे व्याप्त थी। शून्यता के राजा के भीतर उसकी इच्छाशक्ति और उसकी मृत्यु की अनिवार्यता एक भयंकर अग्नि प्रज्वलित होकर टकराई, जिसका दुष्परिणाम उसकी आत्मा और उसके आसपास की दुनिया दोनों को भुगतना पड़ा। कैसी को पीछे धकेल दिया गया, और वह इतनी जोर से एबोनी टॉवर की दीवार से टकराई कि ऊपर से ओब्सिडियन धूल की बारिश होने लगी। उसके सामने मोड्रेट अपने आत्मा सागर को तबाह कर रहे तूफान के केंद्र में घूम रहे चमकदार टुकड़ों के विशाल नेबुला से एक नया आत्मा केंद्र, एक पवित्र आत्मा केंद्र बनाने का प्रयास कर रहा था। उसकी इच्छाशक्ति एक अत्याचारी आकर्षण बल की तरह थी, जो टूटे हुए केंद्रों पर असहनीय दबाव डाल रही थी। इस दबाव से कुचले हुए टुकड़े धीरे धीरे एक हीरे जैसे गोले में परिवर्तित हो रहे थे, और इस पूरे समय के दौरान उसकी आत्मा चूर चूर हो रही थी, जिसे केवल जीने की उसकी प्रचंड इच्छाशक्ति ने ही थामे रखा था। शून्यता में विलीन होकर हमेशा के लिए गायब हो जाने के बजाय कुछ बनने की उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति ने। इसमें कुछ और भी होना चाहिए था, कोई राज जो मोड्रेट को पता हो, कोई रहस्य जो उसने अपनी यात्राओं में खोजा हो, जबकि कैसी को न पता हो। वह इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी।
वह बस अंधेरे में घिरी हुई इंतजार करती और देखती रहती। उसके मन में मॉडरेट का वर्णन करने वाले प्रतीक धीरे धीरे बदल रहे थे। वे पढ़ते हैं, रैंक सर्वोच्च, कक्षा, सोल कोर, ओ सेवेंथ्स, 1/7, ओ सेवेंथ्स। ऐसा लग रहा था मानो नाइटमेयर स्पेल भी उसकी बिखरती आत्मा की इस संक्रमणकालीन स्थिति को समझने में असमर्थ था। मॉडरेट की मृत्यु होनी ही थी, उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसने ऐसा नहीं किया। एबोनी द्वीप में कंपन जारी रहा, और कहीं बाहर ड्रीमस्पॉन नियति के दानव के टावर के और करीब आते जा रहे थे। इसी बीच मॉडरेट लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर पड़ा, और उसके होठों से एक दर्द भरी कराह निकल गई। वह कराह एक गुर्राहट में बदल गई, और फिर एक पागलपन भरी हंसी में। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत खुश था। उसके भीतर उठ रहा आत्मिक तूफान और भी उग्र होता चला गया, क्योंकि चमकदार टुकड़ों का नेबुला तेजी से, और भी तेजी से, और भी तेजी से घूमने लगा। वे सभी एक गोले के आकार में कुचल गए और विनाशकारी दबाव के तहत फिर से गड़े गए, किसी नई, विशाल और अथाह चीज में तब्दील होते हुए। एक देवता के मूल में खुद को सीधा रखने के लिए संघर्ष करते हुए कैसी ने एक उथली सांस ली। क्या वह सचमुच सफल होने वाला था? उसे नहीं पता था, मुझे नहीं पता, लेकिन उसे शक था। उनके चिन्ह लगातार बदलते रहे, जो ब्रह्मांडीय अनिश्चितता की स्थिति का वर्णन करते थे। रैंक सर्वोच्च, रैंक एस, मी, रैंक एस, रैंक सा, क्रे, रैंक लाल। उसकी कल्पना में ऐसा लग रहा था मानो दो प्रकार के प्रतीक एक दूसरे के ऊपर अंकित हो, और दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए संघर्ष कर रहे हो। लेकिन उसी समय मॉडरेट के आत्मा कोर की संख्या का वर्णन करने वाले प्रतीक चिन्ह कम अस्पष्ट स्थिति में पहुंच रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके भी दो समूह थे, लेकिन एक समूह धीरे धीरे दूसरे को विस्थापित कर रहा था। इन प्रतीकों की चमक बढ़ती जा रही थी, जबकि दूसरे समूह की चमक मंद होती जा रही थी, मानो पूरी तरह से गायब होने के कगार पर हो। सोल कोर, ओ सेवेंथ्स, 1/7, 1/7, ओ सेवेंथ्स, 1/7, 1/7, 1/7, जब तक कि प्रतीकों की दूसरी पंक्ति पूरी तरह से गायब न हो जाए। कैसी सांस लेना भूल गई। वहां, उसे घेरने वाले अंधेरे में, मंत्रों की एक श्रृंखला चकाचौंध भरी चमक के साथ जगमगा उठी, जिसकी चांदी जैसी चमक हल्के सुनहरे रंग में रंगी हुई थी। आत्मा कोर, 1/7। उसके बाद भी वे प्रतीक चिन्ह वैसे ही रहे। और वहीं, मॉडरेट की आत्मा में, विशाल आत्मा का मूल लगभग पूरी तरह से बन चुका था। उसकी बाहरी परतें अभी भी परिवर्तनशील थीं, जिनमें दरारें धीरे धीरे मिलकर एक अखंड संरचना बना रही थीं, लेकिन उसका हृदय पहले ही स्थिर हो चुका था। और जैसे ही आत्मा का मूल तत्व संतुलन की स्थिति में पहुंच गया, उसकी उपस्थिति उसकी आत्मा को नष्ट करने के बजाय सौम्य तरीके से प्रभावित करने लगी। वह शक्ति जो मॉडरेट की आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर रही थी, अब उसे स्थिर करने का काम कर रही थी। एक ऐसी शक्ति लगा रही थी जो बिखरते हुए टुकड़ों को एक साथ थामे हुए थी, एक आध्यात्मिक लंगर के रूप में काम कर रही थी जो उसे बिखरने से रोक रही थी। कैसी की आंखें चौड़ी हो गईं। प्रतीकों में एक बार फिर बदलाव आया। रैंक एस, डी, रैंक सा, सीआर, रैंक सैक, ई, और फिर अनिश्चितता के लंबे क्षण के बाद अचानक ही प्रतीकों की चमक स्थिर और चमकदार हो गई। अडिग, उन प्रतीकों में लिखा था। पद, पवित्र। कैसी दीवार से टिककर खड़ी हो गई और अपनी सांस रोक ली। वह स्तब्ध रह गई। क्या उसने ऐसा किया? क्या उसने सचमुच ऐसा किया? कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। ऐसा लगा मानो दुनिया की हर चीज थम सी गई हो। कैसी को पीछे धकेलने वाली अदृश्य शक्ति कमजोर पड़ती प्रतीत हो रही थी, और हवा में तैरती अनगिनत वस्तुएं नीचे गिरने के कगार पर थीं। उसने किया। कैसी ने कुछ कहना चाहकर अपना मुंह खोला, लेकिन तभी अचानक एक भयानक पूर्वाभास ने उसके दिल को जकड़ लिया, और उसके मन में भय और सतर्कता की एक भयानक भावना छा गई। और कुछ ही क्षणों बाद, एक दिल दहला देने वाली चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया, जिससे वह अपने कान पकड़ने पर मजबूर हो गई। यह मॉडरेट थी। मॉडरेट चीख रही थी। उसकी आवाज में ऐसी असहनीय पीड़ा भरी थी कि वह कैसी को चाकू की तरह चुभ गई। ये क्या है? हजारों सैनिकों के अनगिनत भयावह तरीकों से कत्लेआम होते देख भी बेपरवाह रहने वाले उस निरंकुश राजा ने आखिर इस तरह चीख क्यों मारी? कैसी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अगर वह ऐसा कर पाती, तो वह उसके आंतरिक क्षेत्र के गंभीर आकाश में चमकते हुए विशाल आत्मा के मूल में हो रहे एक सूक्ष्म परिवर्तन को देख पाती।
अब उसकी चमक में एक खामी सी आ गई थी, मानो वह किसी समय वहां प्रकट हुई हो। इसके बिल्कुल केंद्र में अंधेरे की एक छोटी सी, मुश्किल से दिखाई देने वाली बूंद थी। हालांकि अंधेरे की वह बूंद एक पल से ज्यादा छोटी नहीं रह सकी। ये भयावह गति से फैल गया, एक घातक ट्यूमर की तरह बढ़ता गया। घोर अंधकार की लताएं नसों की तरह मोड्रेट की आत्मा के केंद्र में घुस गईं और फिर बाहर की ओर फैलते हुए उसके पूरे विशाल शरीर में समा गईं। लगभग जुड़ चुकी दरारें फट गईं, और कोर की बाहरी परतें टूटने लगीं क्योंकि उसका हृदय अंधेरे में समा रहा था। भ्रष्टाचार के कारण मोड्रेट की भयावह अमानवीय चीखें एबोनी टॉवर के विशाल हॉल में अभिशापों की एक बहरा कर देने वाली गाथा की तरह गूंज उठी, जिससे कैसी एक भयानक ठंड से कांप उठी। और उसकी कल्पना में प्रतीक चिन्ह एक बार फिर बदल गए। पद पवित्र, रैंक सा, एड रैंक सुप, मी रैंक सर्वोच्च, रैंक सुप, ई रैंक ग्र टी, और अंत में उन्हें सर्वोच्च सत्ता के रूप में वर्णित करने वाले प्रतीकों की श्रृंखला लड़खड़ाने लगी, और एक नई श्रृंखला उसकी जगह लेने लगी। कैसी उस नई प्रतीकों की श्रृंखला को देखकर कांप उठी, जो धीरे धीरे एकमात्र श्रृंखला बनती जा रही थी। उन प्रतीकों ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे वह कभी सुनना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा, रैंक शानदार। वह स्तब्ध रह गई, अचंभित थी, जो कुछ उसने देखा था उसका अर्थ समझने के लिए अभी तैयार नहीं थी। उसी क्षण द्वीप एक अंतिम बार पहले से कहीं अधिक जोर से कांप उठा, और किसी चीज ने एबोनी टॉवर के विशाल द्वार को अंदर की ओर धकेलकर तोड़ दिया, जो जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। दिव्य ज्वाला में हजारों वर्षों तक नहाए रहने के बावजूद एबोनी टॉवर के द्वार अचानक कब्जों से उखड़ गए और जोरदार गर्जना के साथ नीचे गिर पड़े। अंदर सफेद धुंध छा गई, जिससे कैसी को लड़खड़ाते हुए दूर हटना पड़ा। असहनीय पीड़ा से व्याकुल होकर मोड्रेट जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उसने ऊपर देखा। विशालकाय द्वार का एक हिस्सा पत्थर की जमीन से टकराकर उछला और काले टुकड़ों के बादल की तरह उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसने दांत पीसते हुए हाथ उठाया और ओब्सीडियन की विशाल शिला उसके पास पहुंचने से पहले ही असंख्य टुकड़ों में बिखर गई। उसके होठों से दबी हुई आह निकली। मोड्रेट देवता बनने के अपने प्रयास में असफल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसका देवत्व प्राप्त करना सफल हो गया है, लेकिन अंतिम क्षण में एक अप्रत्याशित घटना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार किसी तरह उसके नवगठित पवित्र हृदय में प्रवेश कर गया था, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया और उसे देवत्व के सर्वोच्च शिखर से नीचे गिरा दिया। और अब यह उससे भीतर से ही नष्ट कर रहा था। मोड्रेट अभी तक पूरी तरह से विकृत नहीं हुआ था, लेकिन उसका अंत निश्चित था। घातक अंधकार उसकी आत्मा में गहराई तक समा चुका था, और उसका पूरा अस्तित्व ही एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो रहा था, एक टूटा हुआ और विक्षिप्त जानवर, जो एरियल की कब्र में मिले उसके पुराने रूप से बिल्कुल अलग नहीं था। आत्मा चुराने वाला। और क्योंकि मोड्रेट ने अपनी देवत्व प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा के मूल तत्वों को चकनाचूर कर दिया था, अब उसके पास केवल एक ही बचा था। इसका मतलब ये था कि वह उसे अपनी आत्मा की गहराई से निकालकर त्याग नहीं सकता था, जिससे वह पहले की तरह भ्रष्टाचार से खुद को बचा सके। वह खुद को एक ऐसे मोड़ पर ले आया था, और इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर उसके पूरे अस्तित्व को जकड़ लेने वाली असहनीय पीड़ा ना होती, तो मोड्रेट हंस पड़ता। और अगर उसके दिमाग को एक अजीब और रहस्यमय रूप देने वाले मूलभूत परिवर्तन को दबाने का भयानक तनाव न होता, तो वह क्रोध और आक्रोश से चीख उठता। वह बहुत करीब था। वह बहुत करीब आ गया था। उन्होंने कुछ क्षणों के लिए ही सही, ईश्वर होने के अनंत क्षितिज का अनुभव किया था। लेकिन अब सब कुछ समाप्त हो गया था। यह अंत था। अवर्णनीय कड़वाहट से भरी हुई, मोड्रेट ने एबोनी टॉवर के टूटे हुए फर्श के पार धीरे धीरे उसके विशाल हॉल में बहती हुई सफेद धुंध को देखा। उस टूटे हुए द्वार की गहरी खाई में उमड़ते कोहरे के आवरण में जमीन से काफी ऊपर दो सुनहरी रोशनी प्रज्वलित हुई, जिनसे अवर्णनीय भय का माहौल छा गया। कैसी उन्हें देख नहीं सकती थी, लेकिन उसने महसूस किया। एक घुटन भरी उपस्थिति दुनिया पर छा रही थी और उसे अतृप्त भूख में डुबो रही थी। तभी कपड़े सरसराने की आवाज आई और धुंध से एक मानव आकृति बाहर निकली। उसके हाथ पीठ पीछे बंधे हुए थे। दहलीज पार करते हुए एस्टेरियन रुका, तबाह हो चुके विशाल हॉल के चारों ओर देखा, और फिर मोड्रेट से निगाहें मिला ली। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। मोड्रेट जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसकी आंखों में हताशा थी।
कैसी अभी भी दीवार से सटी हुई थी, लड़खड़ा रही थी, उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। कोहरे में और भी आकृतियां प्रकट हुई, जो अपने सम्राट का अनुसरण कर रही थी। भूख के साम्राज्य की सेना ने शून्यता के सागर को पार कर आबोनी टॉवर तक पहुंच गई थी, और उसे जीतने के लिए तैयार थी। अंतिम युद्ध को समाप्त करने के लिए कैसी ने एक गहरी सांस ली, आखिरकार वह सब कुछ देख पाए। तबाह हुआ हॉल, एस्टेरियन की लंबी आकृति, फर्श पर घुटने टेक कर बैठी मोड्रेट का खून से लथपथ चेहरा। फिर मानो जादू टूट गया हो, और सब कुछ फिर से गतिमान हो गया। लोग एबोनी टॉवर में उमड़ पड़े, घायल संत घबराए हुए जागृत सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। एस्टेरियन ने एक कदम आगे बढ़ाया। मोड्रेट ने अपनी दर्पण जैसी आंखों में दर्द और घृणा की आग लिए उसे घूरा, फिर अपने दांत पीस लिए और गायब हो गया। वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया, अपने पीछे केवल खून का एक छोटा सा पोखर छोड़ गया। कैसी एकदम जम गई। वह भाग निकला। एस्टेरियन ने एक पल के लिए खून के धब्बों का अध्ययन किया, फिर कैसी की ओर देखने के लिए मुड़ा। तब तक वह दौड़ रही थी। बहुत सी चीजें बहुत तेजी से घट रही थीं, और उनका दायरा इतना व्यापक और गंभीर था कि कैसी के लिए उन्हें एक पल में समझना भी असंभव था। दुनिया का भाग्य सचमुच एबोनी टॉवर के खून से सने पत्थरों पर तय हो रहा था, और कैसी अभी तक ये नहीं समझ पा रही थी कि वह भाग्य क्या है। वह सभी संभावित विकल्पों पर विचार नहीं कर सकती थी, सर्वोत्तम विकल्पों का निर्धारण नहीं कर सकती थी, और कोई कार्य योजना नहीं बना सकती थी। लेकिन वह एक बात जानती थी, मोड्रेट ने देवत्व प्राप्त करने का प्रयास किया था और असफल रहा था, और अब वह जा चुका था। इसलिए अब उसके और ड्रीमस्पॉन के बीच कोई बाधा नहीं थी। या यूं कहें कि अब उनके बीच कोई बाधा नहीं थी, जिससे वह असहाय हो गई थी। इससे भी बढ़कर, रेन अभी भी एबोनी टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर थी, और वह खोखली महिला भी वही थी जिसे नेफिस ने कैसी के हवाले किया था। लड़ाई हार ली गई थी, और युद्ध का अंत व्यर्थ प्रतीत हो रहा था। इसलिए कैसी के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था, कम से कम उस समय तो उसे यही सूझ रहा था। एबोनी टॉवर के शिखर पर पोर्टल आग उपयोग के लिए तैयार था। रूनिक सकल को शीघ्रता से पुनर्स्थापित करना असंभव नहीं था। बेशक यह उन्हें आइवरी द्वीप तक ले जाता, जो ड्रीमस्पॉन का था, लेकिन रूनिक सकल को संशोधित किया जा सकता था। नेदर ने यूं ही अपनी कार्यशाला को आइवरी द्वीप से नहीं जोड़ा था। उसने बस आशा के राज्य में पहले से मौजूद मेहराबों के जाल का उपयोग किया था, जिसे स्वयं इच्छा की दानव ने बनाया था। इनमें से अधिकतर मेहराब बहुत पहले ही नष्ट हो चुके थे, लेकिन कुछ अभी भी निष्क्रिय अवस्था में मौजूद थे। अगर कैसी सफलतापूर्वक रूनिक सकल को फिर से लिख पाती, तो भाग निकलना नामुमकिन नहीं था। बस इसकी संभावना बहुत ही कम थी। उसे बस यही फायदा था कि ड्रीमस्पॉन शायद मोड्रेट का पीछा करेगा, बजाय इसके कि वह उसकी तरफ ध्यान दे। कम से कम उसे तो यही लगा था। हालांकि एस्टेरियन उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मोड्रेट को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, उसने अपनी सुनहरी आंखों की ठंडी निगाहें उसकी पीछे हटती हुई पीठ पर टिका दी। और जैसे ही कैसी एबोनी टॉवर की दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ी, वह भी धीमी गति से उसके पीछे चलने के लिए मुड़ा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। तेज और तेज वह दूसरी मंजिल पर पहुंची, जहां एक विशाल अंगीठी में दिव्य ज्वालाएं धधक रही थीं, और एक पल भी रुके बिना सीढ़ियां चढ़ती रही। बेशक अंत में वह उतनी तेज नहीं थी। जैसे ही कैसी एबोनी टॉवर की तीसरी मंजिल पर पहुंची, वह मंजिल जहां नेदर की कार्यशाला थी, खिड़कियां अचानक क्रिस्टल के टुकड़ों के बवंडर में फट गईं, और काले कौवों का एक झुंड भूखे अंधेरे की धारा की तरह अंदर घुस आया। कौवे कर्कश स्वरों के समूह में उसे घेर लिया, उनके नुकीले पंजों और क्रूर चोंचों की असंख्य बौछारें उसके चेहरे को नोच रही थीं और उसके शरीर में धंस रही थीं, जिससे उसका खून बह रहा था। कैसी ने अपनी आंख बचाने के लिए हाथ उठाया और एक छोटी सी चीख निकाली, लड़खड़ाते हुए दीवार की ओर बढ़ी और पूरी गति से उससे टकरा गई। विनाश का प्रकोप। कौवों के झुंड ने उसका रास्ता रोक दिया, मानो उसकी मुक्ति का एकमात्र मार्ग ही अवरुद्ध हो गया हो। चौथी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों को देखते हुए कैसी ने दांत पीसते हुए अपना खंजर तैयार कर लिया। जब वह बोली तो उसकी थकी हुई आवाज कर्कश लग रही थी, लेकिन उसके लहजे में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। मेरे रास्ते से हट जाओ, कोर। आज मेरे पास दया दिखाने का समय नहीं है। कौवों ने बात नहीं मानी।
तारांकन तारांकन तारांकन। जिस समय कैसी ने एबोनी टॉवर पर चढ़ने का प्रयास किया, उसी समय मोड्रेट उसके भूमिगत तल पर छिपे दर्पण से भाग निकला। वह ठंडी काली पत्थर की सतह पर लुढ़क गया, चीख को दबाते हुए, और कुछ क्षणों के लिए अचेत पड़ा रहा। उसका शरीर दर्दनाक ऐंठन से मरोड़ रहा था। अंततः बुरी तरह घायल और खून से लथपथ, उसने एक दर्दनाक कराह निकाली और खुद को उस काले पत्थर से अलग कर लिया। आईने के सामने घुटने टेककर उसने एक गहरी सांस ली, और फिर धीरे धीरे अपना पीला चेहरा उठाकर अपनी परछाई को देखा। उसकी परछाई चिंता और घबराहट के साथ उसे देख रही थी। उसके पीछे सफेद धुंध की चिंताजनक दुनिया घोर अंधेरे में डूब रही थी। तुमने क्या किया भाई, तुमने क्या किया? दूसरे की आवाज कांप रही थी। मोड्रेट की आत्मा भ्रष्टता के चंगुल में घिरी हुई थी, और उसका दिमाग शून्य की अलौकिक अनंतता में डूब रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि दुर्स्वप्न का जादू उससे मुंह मोड़ रहा है, उसे एक हारे हुए इंसान की तरह अकेला छोड़ रहा है। उसके खून से लथपथ चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान फैल गई, और फिर वह जोर से हंस पड़ा। उसके मुंह के कोनों से खून की लाल बूंदें गिरने लगी। मैंने क्या किया? मोड्रेट एक पल के लिए रुका, उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। फिर, उस पीड़ा पर काबू पाते हुए, उसने एक गहरी सांस ली और कड़वे स्वर में कहा, सब कुछ, मैंने सब कुछ किया। जितना मैं कर सकता था, सब कुछ। उसकी परछाई ने पीछे मुड़कर देखा, उस भयानक अंधेरे की ओर जो सफेद धुंध के विशाल विस्तार में छाया हुआ था। दूसरे का चेहरा पीला पड़ गया था, भय से विकृत हो गया था। मोड्रेट ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा, फिर जबरदस्ती मुस्कुरा दी। अरे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना हमेशा सफल नहीं होता। जीवन इसी तरह अन्यायपूर्ण है। शब्दों को जोड़ना बेहद मुश्किल था। खुद को संभाले रखना भी। गहरा अंधकार उसके दिमाग में छा रहा था, ऐसे अजीबोगरीब दृश्य थे जिन्हें शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। चमकदार, दिल दहला देने वाले, बेहद घृणित, अप्रतिरोध्य, अपरिहार्य। मोड्रेट जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने नीचे की ओर देखते हुए फुसफुसाया, अन्याय, ये अन्याय है, अन्याय। आपको ये अधिकार क्यों दिया गया है? उफ, वह गुर्राया, अपना चेहरा पकड़ लिया, उसके नाखूनों ने उसकी त्वचा पर गहरे निशान बना दिए। फिर, वह शांत हो गया, कुछ क्षणों तक चुप रहा, और एक खोखली आवाज में बोला, मैं तुमसे सच में नफरत करता हूं, तुम्हें पता है। दूसरे मोड्रेट ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। मुझे पता है। मोड्रेट मुस्कुराया, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से मारना चाहता था। तुम्हें पता है ना? वो हंसा, अब मेरा मौका है, क्या आपको नहीं लगता? फिर, उसकी हंसी एक कराह में बदल गई, और उसने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। सचमुच निराशाजनक है, मेरे घृणास्पद भाई। मैंने कितनी ही व्यर्थ चीजों पर अपना सारा समय बर्बाद किया, और अंत में, मैं उस दयनीय, घिनौने जीव सोल स्टीलर से भी बदतर निकला। नहीं, वो घृणित राक्षस कभी सर्वोच्चता प्राप्त नहीं कर पाया, है ना? तो मैं स्किनवॉकर जैसा बनूंगा। फिर मैंने उसे नष्ट करने की कोशिश ही क्यों की? है। मुझे जवाब दो। दूसरा मोड्रेट चुप रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मोड्रेट ने कुछ पल उसे घूरा और फिर उपहास उड़ाया। हे भगवान, तुम इतने निकम्मे क्यों हो? तुम कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ कर ही नहीं सकते। उसका चेहरा पीला पड़ गया, और फिर वह चीखते हुए जमीन पर झुक गया। उसके होठों से क्रोध और पीड़ा से भरी एक क्रूर गुर्राहट निकली। नहीं, नहीं, उन घृणित प्राणियों जैसा बनना मुझे भाता नहीं। मैं उनके जैसा बनने की बेइज्जती को अस्वीकार करता हूं, तुम मूर्ख। इससे बेहतर तो मैं मर जाऊंगा। अंततः उसकी परछाई हिलने लगी, दर्पण की सतह की ओर झुकती हुई, जबकि उसके पीछे की दुनिया अंधेरे में डूबती जा रही थी। अंधेरा करीब आता जा रहा था, उसकी लताएं लगभग उसके एकांत आश्रय तक पहुंच रही थीं। क्या इसलिए तुम यहाँ आए हो, भाई? क्या तुम्हें आखिरकार मेरी मदद की जरूरत है? उसने मोड्रेट की ओर देखा और फिर उदास होकर मुस्कुराया। अंततः, क्या यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि आपको मरने में मदद कर सकूं। मोड्रेट के टूटे फूटे शरीर को देखते हुए उसकी निगाहें शोकग्रस्त थीं। अगर ऐसा है तो, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, भाई। मुझे बस खुद को नष्ट करना है ना? अगर इसका मतलब यह है कि तुम्हें अब और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, तो बेशक मैं ऐसा करूंगा। उनका लहजा दयालु और सुखदायक था। मोड्रेट कुछ देर तक चुपचाप उसे घूरता रहा, और फिर दर्द से कराहते हुए गुर्राया,
तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मूर्ख? जैसे ही अंधेरा उसकी परछाई को निगलने वाला था, उसने दर्पण में हाथ डाला और उसका गला पकड़ लिया। अपने प्रतिबिंबों से अपने दूसरे रूप को बाहर निकालते हुए मोड्रेट ने उसे जमीन पर पटक दिया और गुर्राया। और तुम वहां क्या कर रहे थे? बस भ्रष्टाचार में समा जाने का इंतजार कर रहे थे। क्या तुम्हारा अपना कोई दिमाग नहीं है, तुम बेचारे कीड़े? वह कुछ देर तक अपने ही दूसरे हिस्से को घृणा भरी निगाहों से देखता रहा। भ्रष्टाचार को खुद को पूरी तरह से निगलने से रोकने के तनाव से वह लड़खड़ा रहा था। वह इसे अभी भी नियंत्रण में रख सकता था, बस थोड़ा सा ही। हालांकि वह पहले ही यह भूल रहा था कि वह ऐसा क्यों करना चाहता था। मोड्रेट ने गहरी सांस ली। देखो मेरी घिनौनी कमजोरी, मैं एक विक्षिप्त राक्षस बनना नहीं चाहता, लेकिन मैं ड्रीमस्पॉन को जीतने भी नहीं देना चाहता। इस शापित दुनिया को जीतने और मुझे निगल जाने देने से भी नहीं। कहीं के ना होने वाले मोड्रेट की कहानी को एक अर्थहीन अंत तक पहुंचने देने से भी नहीं। इतिहास के पन्नों में महज एक गौण पात्र बनकर रह जाना, ड्रीमस्पॉन के आरोहण के मार्ग पर एक पड़ाव बनकर रह जाना। इसलिए उसने अपने दूसरे स्वरूप की आंखों में देखा। एक भयावह अंधकार धीरे धीरे उसकी अपनी आंखों में समा रहा था। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम खुद को बर्बाद कर लो, मूर्ख। मोड्रेट एक पल के लिए रुका और फिर जबरदस्ती मुस्कुराया। उसकी दर्द भरी आवाज में थोड़ी सी हंसी झलक रही थी। मुझे तो बस यही चाहिए कि तुम मुझे नष्ट कर दो। बहुत समय पहले की बात है, एक बच्चा था जिसे कोई नहीं चाहता था। उस बच्चे ने एक भयानक सपने पर विजय प्राप्त की और 7 टुकड़ों में बंट गया। हर टुकड़े में उस टूटे हुए बच्चे के दिल का एक हिस्सा समाहित था। शायद उन्हें दुनिया भर में साथ साथ भटकना था और फिर कभी अकेले नहीं होना था। लेकिन इसके बजाय, जिस टुकड़े को कोई पछतावा नहीं था, उसने बाकी टुकड़ों को मार डाला और उनमें समाहित अपने हिस्से को वापस पा लिया। लेकिन वह आखिरी वाले को मार नहीं सका, क्योंकि आखिरी वाले में उनकी मृत्यु समाहित थी। और अब वह उस दयनीय अंश से उसे मारने की विनती कर रहा था। मोड्रेट की बातें सुनकर दूसरा व्यक्ति पीछे हट गया और भयभीत भाव से उसकी ओर देखने लगा। उसने अपना सिर हिलाया, मानो यह विचार उसे भयभीत कर गया हो। नहीं, नहीं, मैं नहीं कर सकता। मोड्रेट मुस्कुराए। मुझे पता है। वह एक पल के लिए स्थिर रहा, उसका चेहरा विकृत हो गया, फिर वह आगे की ओर झुक गया। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम उन सभी भावनाओं को महसूस करने में असमर्थ हो जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्रोध, आक्रोश, तिरस्कार और हाँ, घृणा भी। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, उसके बावजूद तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते। मोड्रेट ने दांत पीसते हुए कराह को दबाया। लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? उसने कड़वाहट भरी हंसी हंसी। यह अजीब बात है ना? मुझे नहीं लगता कि किसी ने कभी मुझसे प्यार किया है, सिवाय उस व्यक्ति के जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। कांपती हुई सांस लेते हुए वह अपने भयभीत प्रतिबिंब के करीब गया और उसे पकड़कर तब तक अपनी ओर खींचता रहा जब तक कि वे आमने सामने नहीं आ गए। तो मुझे प्यार से मार डालो, भाई। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, तो मुझे एक दरिंदा बनने से पहले ही मार डालो। उनके पीछे दर्पण का ठंडा विस्तार लगभग पूरी तरह से अंधेरे में समा गया था। उसकी सतह पर दरारों का जाल दिखाई दिया, और फिर वह कान फाड़ देने वाली ध्वनि के साथ चकनाचूर हो गया। ओब्सीडियन की सतह पर बिखरे हुए टुकड़े अब भी एक पतित देवता की आत्मा के प्रकाशहीन विस्तार को प्रतिबिंबित कर रहे थे। अब मोड्रेट की आंखों में भी अंधेरा छा गया था। उसने अपने दूसरे रूप को त्याग दिया, कराह उठा और फिर सुखद मुस्कान के साथ मुस्कुराया। तब तुम्हें भी आखिरकार पता चल जाएगा कि नफरत कैसी महसूस होती है। उसकी आवाज ठंडी और क्रूर थी। जब दूसरा मोड्रेट फर्श पर जमकर बैठ गया, तो मोड्रेट ने उसका हाथ पकड़ा और उसमें दर्पण का एक टुकड़ा रख दिया। उसने गहरी सांस ली। मैं इस मार्मिक क्षण के सम्मान में कुछ गहरा अर्थपूर्ण कहना चाहूंगा, लेकिन अफसोस, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। मोड्रेट कुछ पल चुप रही, फिर हंस पड़ी। शायद इससे अधिक उपयुक्त निष्कर्ष और कोई नहीं हो सकता। उसने अपने भयभीत दूसरे रूप को देखा, जिसके खून से लथपथ चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही थी। अंत में उसके चेहरे पर केवल एक शांत और भावहीन शीतलता ही शेष रह गई। भावनाओं का ऐसा पूर्ण अभाव कि वह विचित्र रूप से सच्चा प्रतीत होता था। मोड्रेट कुछ देर तक वहीं रुका रहा, और फिर एक आदेशात्मक स्वर में गुर्राया। इसे करें। दूसरे मोड्रेट का हाथ हिल गया।
तारांकन तारांकन तारांकन। एबोनी टॉवर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एस्टेरियन एक पल के लिए रुका और नीचे तहखाने की ओर देखा। वहां आत्मा के सार का एक तूफान इकट्ठा हो रहा था और अंधेरे में धीरे धीरे कुछ शानदार आकार ले रहा था। एक नई सुप्रीम का जन्म हो रहा था। एस्टेरियन के चेहरे पर एक उदासीन मनोरंजन का भाव प्रकट हुआ और दूसरी ओर देखते हुए वह अंतहीन पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। उसके चारों ओर हंगर डोमेन के सैनिकों ने एबोनी टॉवर को हिलते हुए महसूस किया। ऊंची छत से ऑब्सीडियन के टुकड़े गिर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को चिंता भरी निगाहों से देखा और अपने सम्राट के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ते रहे। प्राचीन मीनार की तीसरी मंजिल पर कैसी क्रूर कौवों के झुंड में घिरी हुई थी। उससे बहुत खून बह रहा था और वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी, क्योंकि मानवता के सबसे पुराने संत वेक ऑफ रूइन के खिलाफ लड़ाई में उसका खंजर बेकार साबित हो गया था। वह पहले ही 1 दर्जन कौवों को मार चुकी थी, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि अधिकाधिक कौवे टूटी हुई खिड़कियों से अंदर घुस रहे थे और उनके पीछे सफेद धुंध के हल्के बादल अंदर की ओर फैल रहे थे। और वह इससे महसूस भी कर सकती थी, एक भयावह उपस्थिति करीब आती जा रही थी, जिससे उसका खून जम रहा था। एस्टेरियन उसे लेने आ रहा था और अब ज्यादा समय नहीं बचा था। पर्याप्त। कैसी ने नियंत्रण में होने का दिखावा पूरी तरह त्याग दिया और खुद को दुनिया के सामने बेकाबू कर दिया, अपने द्वारा निर्धारित सभी सीमाओं और वर्जनाओं को दरकिनार कर दिया। उसने अपने भीतर के अंधकार में पक्ष को हावी होने दिया, और उसका दबा हुआ पक्ष उसके सामान्य रूप से कहीं अधिक क्रूर और निर्दयी था। अपनी पीठ को बचाने वाली दीवार से दूर हटते हुए कैसी ने अपने शरीर में चुभते पंजों के तीव्र दर्द को अनदेखा कर दिया। वह जानती थी कि इससे भी कहीं अधिक भयानक दर्द आने वाला है। उसने हवा में उड़ रहे कौवों में से एक को पकड़ लिया, उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे अपने चेहरे के करीब ले आई। हालांकि कैसी ने छटपटाते हुए पक्षी की गर्दन अपनी मुट्ठी से नहीं तोड़ी। इसके बजाय उसने उसकी गोल काले रंग की आंखों में देखा और अपनी अलौकिक क्षमता को सक्रिय करते हुए सेंट कोर की यादों के विशाल सागर में गोता लगाया। लेकिन इस बार उसने न तो छिपे हुए ज्ञान की खोज की और न ही उन्हें किसी औजार से छेड़ा। इसके बजाय उसने उन्हें सीधे नष्ट कर दिया। उसने उन सबको जलाकर राख कर दिया, जिससे वेक ऑफ रूइन के दिमाग से उसके गौरवशाली जीवन के अनगिनत वर्षों की यादें पूरी तरह मिट गईं, उसके अस्तित्व की धारणा को ही मिटा दिया, जब तक कि उसकी जगह केवल एक खाली, जली हुई खोखली संरचना ही नहीं रह गई। असंख्य कौवों ने अपनी चोंचें खोली और एक कर्कश, कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। उनकी उड़ान बेकाबू और उन्मत्त हो गई। उनमें से कई नेदर की कार्यशाला की दीवारों और छत से टकरा गए। कैसी द्वारा पकड़ा गया कौवा पहले तो एक तरह से सम्मोहन में चला गया, लेकिन फिर बुरी तरह छटपटाने लगा और खुद को छुड़ाने के लिए बेताब हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैसी की आंखों में समाये अथाह गहराई से बचना असंभव था। उसकी खाली आंख के सॉकेट में एक भयानक दर्द भड़क उठा, जो एक धधकते हुए ब्लेड की तरह धड़क रहा था। फिर भी कैसी लगी रही जब तक कि कौवों का झुंड पीछे हट गया और एक मानव आकृति में तब्दील हो गया। वह दुबला पतला आदमी शक्तिहीन होकर फर्श पर गिर पड़ा। तबाही का प्रकोप। वह आदमी जो कभी तबाही का प्रकोप हुआ करता था, उठने की कोशिश की और खाली निगाहों से चारों ओर देखा। उसकी क्रूर, पीड़ादायक, भयभीत आंखों में विचार या पहचान का कोई संकेत नहीं था। चेहरे से खून बह रहा था। कैसी पहले ही उसकी ओर दौड़ रही थी। धुंधली रोशनी में उसके खंजर की धार चमक रही थी। हालांकि इससे पहले कि वह सेंट कोर के खोल को पूरी तरह से नष्ट कर पाती, एक शांत आवाज ने उसे लड़खड़ा दिया, जिससे उसका दिल निराशा में डूब गया। बस इतना ही काफी है। प्राचीन कार्यशाला में प्रवेश करते हुए एस्टेरियन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। बड़ों के साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक नहीं है, युवती। क्यों न हम पहले बात कर लें। कोर के बारे में भूलकर कैसी का चेहरा पीला पड़ गया और वो पीछे हट गई, अपने और ड्रीमस्पॉन के बीच अपना खंजर छिपाए हुए, जैसे कि कोई खंजर उसकी मदद करने वाला हो। एस्टेरियन के सैनिक उसके पीछे कार्यशाला में दाखिल हुए और सीढ़ियों के अंत में भीड़ जमा हो गई। हालांकि उसके मानसिक आदेश का पालन करते हुए वे सभी पीछे हट गए, ताकि उसे और कैसी को बात करने के लिए जगह मिल सके। अब क्या? उसके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। कैसी ने इबोनी टावर की चौथी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ एक और हिचकिचाता हुआ कदम बढ़ाया, अपने होठों से खून चाटा और कर्कश आवाज में पूछा, कहीं न कहीं कोई परम सत्ता मौजूद है जिससे आपको निपटना होगा।
और फिर भी आप एक साधारण संत का अनुसरण कर रहे हैं। मैं बेशक बहुत खुश हूं, सचमुच, लेकिन मुझे ये सम्मान किस बात से मिला है? एस्टेरियन की हालत कुछ खराब लग रही थी, उसके कपड़े फटे पुराने थे। उसका चेहरा भी सामान्य से अधिक पीला था, ऐसा लग रहा था कि शून्यता को पार करना और उसमें निवास करने वाले प्राणियों से लड़ना उसके लिए भी आसान नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर, वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। कैसी को पलक झपकते ही नष्ट कर देना बिल्कुल ठीक है, कम से कम। एक गहरी सांस लेते हुए एस्टेरियन ने चारों ओर देखा और कंधे उचका दिए। मैं इसे कैसे कहूं? मैंने मॉडरेट को पहले भी अनगिनत बार हराया है, और चाहे वह कुछ भी करे, मैं उसे फिर से हरा सकता हूं। वह एक जानी मानी हस्ती है। लेकिन दिव्य शक्तियों के बाकी दो धारक एक रहस्य है। खैर, मुझे शक है कि वे कुछ कर पाएंगे, लेकिन इस समय अनिश्चितता के प्रति मेरी सहनशीलता काफी कम हो चुकी है। और तुम, युवती, गिरे हुए लोगों का गीत। उनके इरादों का पता लगाने की कुंजी तुम्हारे पास है। वे मुस्करा उठे। मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ बुरा सा महसूस हो रहा है। दरअसल, काफी समय से ऐसा ही लग रहा है। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा महसूस कराने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें अपनी उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए, युवती। कैसी ने एक और हिचकिचाते हुए कदम पीछे लिया। मुझे नहीं पता वे कहाँ हैं। मैं, एस्टेरियन ने सहज स्वर में उसकी बात काट दी। मुझे पता है, तुमने अपनी यादें मिटा दी हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे उस रहस्यमय दिमाग में कुछ सुराग अभी भी बाकी है। और मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे उसे खोलना ही क्यों न पड़े। उसने कुछ पल उसे गौर से देखा और फिर कहा, और हाँ, आपने एक गलती की है। आपने मॉडरेट को सुप्रीम कहा। लेकिन अब तो वह एक विशालकाय राक्षस के अलावा कुछ नहीं है ना? कैसी कांप उठी। वह जानती थी कि एस्टेरियन उससे बातचीत करके उसे बहला रहा था ताकि उसकी शक्तियों को उसके दिमाग में घुसने और उसे अपने वश में करने का पर्याप्त समय मिल सके। लेकिन वह और क्या कर सकती थी? अगर उसने भागने की कोशिश की तो वह उसे पकड़ लेगा। वह बिना किसी रुकावट के आराम से बातचीत करने के लिए उसकी टांगें तोड़ देगा या उसकी नसें काट देगा। तो उसने कहा, ये तुम ही थे, है ना? तुमने कुछ किया। तुमने उसके दिमाग में कुछ डाल दिया। इसीलिए वह देवत्व प्राप्ति में असफल रहा और भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। एस्टेरियन हंस पड़ा। मैं, अरे बाप रे, आप मुझे जरूरत से ज्यादा श्रेय दे रहे हैं। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। उसकी असफलता में मेरा कोई हाथ नहीं था, ये तो पहले से ही तय था। उसके पास सफल होने का कोई मौका ही नहीं था। आह, जवानी का अहंकार। लड़के को पहले उसके सारे रहस्य जाने बिना एपोथियोसिस का प्रयास नहीं करना चाहिए था। कैसी ने भौहें चढ़ाई। आपका क्या मतलब है? एस्टेरियन ने कंधे उचका दिए। युवती, आपके अनुसार देवत्व का अर्थ क्या है? उसने कुछ पल उसे गौर से देखा और फिर दोस्ताना लहजे में समझाया। देवत्व प्राप्ति की प्रक्रिया को देवत्व की अवस्था में पहुंचने की प्रक्रिया कहते हैं। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह आत्मा बनने की प्रक्रिया है। लेकिन आत्माएं क्या है? कौन सी बात उन्हें सभी देवताओं को मनुष्यों से अलग करती है? उन्होंने थोड़ी देर रुकने के बाद आगे कहा, अगर आप तुलना के दायरे को सीमित करें तो इसे समझना आसान हो सकता है। आत्माओं और संप्रभुओं में क्या अंतर है? एक पारलौकिक सत्ता की आत्मा उनके नश्वर शरीर की सीमाओं से परे फैलती है। एक सर्वोच्च सत्ता की आत्मा अपने मूल तत्व से ऊर्जा प्राप्त करती है और एक क्षेत्र को समाहित करने के लिए विकसित होती है। वहीं एक आत्मा अपने मूल तत्व का साक्षात स्वरूप होती है। वे ऐसे प्राणी होते हैं जिनकी आत्माएं एक संपूर्ण क्षेत्र को समाहित करती हैं और उस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों में विलीन हो जाती हैं। वहीं एक दिव्य सत्ता, एक सच्चा ईश्वर वह होता है जिसका सार संपूर्ण अस्तित्व को समाहित करता है और उस पर शासन करने वाले सार्वभौमिक नियमों में समाहित होता है। एस्टेरियन ने कैसी की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या आपको यहां समस्या समझ आ रही है, युवती? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। मॉडरेट प्राकृतिक देवत्व प्राप्त करने में असफल रही क्योंकि यही नियति तुम्हारा भी है, युद्धलोक के पुत्रों, यदि तुम ऐसा करने का साहस करोगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा अपना लोक तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारता है। इसलिए तुम्हारे पास स्वप्न लोक में ही प्रयास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन तुम क्या सोचते हो कि उस व्यक्ति का क्या होगा जो अपनी आत्मा को भ्रष्टाचार लोक के नियमों के साथ मिलाने का प्रयास करेगा? एस्टेरियन ने उपहास किया। वह देवता बनने के लिए तैयार नहीं था।
वह इस शापित क्षेत्र की जड़ों में छिपे अंधकार का सामना करने के लिए भी तैयार नहीं था। इसलिए भले ही मैं इसका श्रेय लेना चाहूं, सारी गलती उसकी ही है। असफलता भी पूरी तरह उसकी ही है, भले ही वह अपरिहार्य थी। कैसी ने एक और कदम पीछे लिया, लगभग सीढ़ियों तक पहुंचते हुए, और अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। क्या तुम भी ऐसा ही करने की योजना बना रहे हो? क्या तुम्हारा भी हाल मॉडरेट जैसा नहीं हो जाएगा? एस्टेरियन हंस पड़ा। तुम सबसे अलग, मेरा जन्म स्वप्न लोक में हुआ था। मैं इसी दुनिया से संबंधित हूँ। मैंने इसके अंधकार को पहले ही देख लिया था, और बिना किसी क्षति के दूसरी ओर निकल आया। आखिरकार, मैं स्वप्न जनित हूँ। जिस दुष्स्वप्न से तुम सब इतना डरते हो, वही मेरी जन्मभूमि थी। कैसी के पीछे देखते हुए, वह एक पल के लिए रुका, और फिर आह भरी। अब, यह देखने का समय आ गया है कि तुम्हारे दिमाग में क्या छिपा है, युवती। ओह, और मैंने तुमसे एक वादा किया था, हैन्ना। मैंने तुम्हारी दूसरी आंख भी लेने का वादा किया था। मुझे लगता है कि मैं पहले वह वादा पूरा कर लूंगा। मानवता के शासक का झूठा होना ठीक नहीं होगा, हैन्ना। संत कोर की धंसी हुई आंखों वाली आकृति को देखकर सैनिकों ने अपने हथियारों को और कसकर पकड़ लिया। एस्टेरियन ने अपने सबसे करीब खड़े व्यक्ति पर उदासीन दृष्टि डाली और फिर शांत स्वर में कहा, उसे काबू में करो। यह आदेश उस कार्यशाला में गूंज उठा जो कभी चॉइस के दानव की हुआ करती थी, जिससे कैसी सहम गई। बीमार बुरा आदमी। एस्टेरियन उसे खुद रोक सकता था, लेकिन उसने इसके बजाय एक जागृत सैनिक को आगे भेजा। ये निस्संदेह उसके दिमाग को कमजोर करने के लिए किया गया एक मनोवैज्ञानिक हमला था। आखिरकार, सैनिक आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता था, और कैसी के पास आत्मरक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक और निर्दोष इंसान की हत्या का बोझ उस पर पड़ेगा, और इससे उसकी मानसिक सुरक्षा में थोड़ी सी भी हलचल जरूर होगी। उसने अपरिहार्य स्थिति के लिए खुद को तैयार कर लिया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जागृत सैनिक हिला तक नहीं। एस्टेरियन आश्चर्यचकित लग रहा था और उसने रुचि से उस व्यक्ति की ओर देखा। जब सिपाही ने बोलना शुरू किया तभी कैसी ने उसे पहचाना। जैसे किसी असहनीय तनाव से कांपते हुए, युत्रा नामक व्यक्ति ने एस्टेरियन की सुनहरी आंखों की जिज्ञासु निगाहों का सामना किया, हठपूर्वक भौहें चढ़ाई और फिर कांपती हुई आवाज में कहा, ना, ना, नहीं। उसके पैर लड़खड़ा गए, और अगर उसके पास मौजूद दो सैनिकों, एक पुरुष और एक महिला, ने उसे पकड़कर सहारा न दिया होता तो वह गिर जाता। वे तीनों चुपचाप एकजुट होकर ड्रीम स्पॉन का सामना करते हैं। एस्टेरियन ने युत्रा को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराया। जिज्ञासु। इसी बीच, कैसी खुद को रोक नहीं पाए और उसने एक छोटी सी, हताश हंसी हंस दी। वह एक आखिरी कदम पीछे हटी, सीढ़ियों तक पहुंची और तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोली, ऐसा लगता है कि तुम्हारी शक्ति भी निरपेक्ष नहीं है, ड्रीम स्पॉन। कुछ लोग एस्टेरियन की महामारी से पीड़ित हो गए थे, और कुछ लोग नहीं हुए थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। हालांकि, कैसी ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसने महामारी से पीड़ित होने के बाद एस्टेरियन के आदेश को मानने से इनकार कर दिया हो। ऐसा लग रहा था कि ऐसा कारनामा असंभव नहीं था। और, कहीं न कहीं इसमें उम्मीद की किरण भी थी। कैसी के पास इसे ढूंढने का समय ही नहीं था। एस्टेरियन ने कुछ देर तक युत्रा के कांपते हुए शरीर को देखा, फिर मुड़कर हॉल के दूसरी ओर चला गया। शक्ति। क्या तुम शक्ति के साक्षी बनना चाहते हो? सॉन्ग ऑफ द फॉलन। वेक ऑफ रूइन की गतिहीन आकृति के पास पहुंचकर, वह एक क्षण के लिए रुका और नीचे देखा। खोखले संत का अवलोकन करने के बाद, एस्टेरियन ने धीरे से पूछा, तुम मेरे किसी काम के नहीं होगे, है ना? फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, तो फिर मर जाओ। और उसका आदेश सुनते ही, वेक ऑफ रूइन का खोखला ढांचा टूटी हुई गुड़िया की तरह चकनाचूर हो गया। उसकी खाली आंखों से जीवन शक्ति निकल गई, और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। पहली पीढ़ी के बचे हुए कुछ ही चैंपियनों में से एक, सेंट कोर की मृत्यु हो गई थी। एस्टेरियन ने अपनी खौफनाक निगाहें कैसी की ओर वापस घुमाई और मुस्कुराया। यही शक्ति है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। क्या आप मेरे प्रदर्शन से संतुष्ट हैं? कैसी का पूरा शरीर कांप उठा, वो एक पल के लिए थम गई, फिर मुड़कर भाग गई। एस्टेरियन की हंसी एक भयानक फुसफुसाहट की तरह उस तक पहुंची। तुम कहां जा रहे हो? गिरे हुए लोगों के गीत। भागने की कोई जगह नहीं है। कैसी को ये पता था। उसे पता था कि यह सब व्यर्थ है। लेकिन फिर भी वह भागने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं पाए। उसके मन में एक भयानक भय छा गया, और वह बस उस भयानक आदमी से दूर भागने के बारे में सोच रही थी।
तो वह दौड़ती रही, दौड़ती रही, दौड़ती रही। वह एबोनी टॉवर की अंतिम मंजिल से ठीक पहले वाली मंजिल पर निश्चित प्रतीकों वाले हॉल में ही रुकी। क्योंकि रेन और स्माइल ऑफ हेवन आखिरी स्तर पर थे, और चाहे वह कितनी भी हताश और डरी हुई क्यों न हो, वह एस्टेरियन को वहां तक नहीं ले जा सकती थी। सीढ़ियों की ओर मुड़कर वह धीरे धीरे पीछे हट गई। कुछ ही देर में एस्टेरियन अंधेरे से बाहर निकला और अपनी आंखों में छिपी निर्मम और निर्णायक भावना के साथ उसे देखने लगा। सब खत्म हो गया। अब और संघर्ष करने का कोई मतलब नहीं है। गीत ऑफ द फॉलन। क्या हार मान लेना ज्यादा आसान नहीं होगा? कैसी को लगा कि वह सही कह रहा था। हार मान लेना निश्चित रूप से सरल, आसान और कहीं कम दर्दनाक होगा। यह आरामदायक भी होगा, सुखदायक और सुकून से भरपूर। लेकिन राहत, सांत्वना पाना पाप था। इसलिए भले ही जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसने हार मानने के बजाय अपना खंजर उठा लिया। बहुत दूर बेस्टियन के नीचे स्थित तहखानों में एफी ने अपना पिंजरा तोड़ दिया था और लड़खड़ाते कदमों से उससे बाहर निकल आई थी। उसका एक हाथ गायब था, उसकी जगह खून से लथपथ एक ठूंठ था। उसने उसे कपड़े के एक टुकड़े में लपेट रखा था और खून बहना पहले ही बंद हो रहा था। आखिर संत जल्दी ठीक हो जाते हैं, और उसकी जीवन शक्ति तो विशेष रूप से असीम थी। खैर, कम से कम पहले तो ऐसा ही था। भूखमरी ने एफी की उन अधिकांश खूबियों को खत्म कर दिया था जिनके लिए वह जानी जाती थी। अब जब वह जादुई कोठरी से बाहर आ चुकी थी, तो उसका सार धीरे धीरे वापस लौट रहा था। जितना अधिक वह उसकी निर्जीव आत्मा में समा रहा था, उतना ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर फिर से जीवित हो रहा हो। और ऐसा होते ही भूख एक बार फिर प्रचंड रूप में लौट आई, जिसने एफी को पागलपन की ओर धकेल दिया। उस समय उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी कोठरी एकांत में थी। अन्यथा भयंकर भूख के आवेश में वह कुछ भयानक कर बैठती। बिल्कुल नहीं। एफी खुद पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन भूख इंसान को दरिंदा बना देती है, खासकर उसकी जैसी अप्राकृतिक भूख। सौभाग्य से उसके पति ने उसे यातना देने के लिए कोठरी के सामने जो खाना रखा था, वह अभी भी वही था। थोड़ा खराब हो गया था, लेकिन फिर भी खाने लायक था। थाली के पास घुटनों के बल बैठकर एफी ने उस पर रखा सारा खाना चट कर लिया। दरअसल अपनी बेकाबू भूख में उसने लकड़ी की ट्रे के टुकड़े भी चट कर लिए। पर्याप्त नहीं, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं। भोजन बहुत ही भव्य और लजीज था ताकि उसे और भी ज्यादा तकलीफ हो, लेकिन यह उसकी अथाह भूख के सागर में एक बूंद के समान था। पानी और शराब भी उसकी असहनीय प्यास का मजाक उड़ाते प्रतीत हो रहे थे। एक एक निवाला निगलने के बाद भी एफी को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी टाइटन को भी निगल सकती हो। भूख और प्यास अब भी असहनीय थी, लेकिन कम से कम अब वह सोच तो सकती थी। एफी जमीन पर पड़ी रही, जोर जोर से सांस ले रही थी, फिर कराहते हुए उठी। चमत्कारिक सफेद ज्वालाओं से उसका घाव ठीक नहीं हो रहा था, जिसका मतलब था कि नेफिस अस्वस्थ था। नेफिस हमेशा की तरह आकाश से उतरकर मदद करने वाली नहीं थी, जिसका मतलब था कि एफी को केवल खुद पर ही भरोसा करना था। सवाल यह था कि उसे क्या करना चाहिए था। एफी ने चारों ओर देखा। टूटा हुआ पिंजरा उसके पीछे था, जिसका फर्श खून, टूटी हुई जंजीरों और पत्थरों के मलबे से सना हुआ था। उसके सामने एक भारी लकड़ी का दरवाजा था जो बाहर की ओर खुलता था। उसके लात मारने से दरवाजा चकनाचूर हो गया, और एफी एक धुंधली रोशनी वाले पत्थर के गलियारे में चली गई जो उसकी दाहिनी और बाईं दोनों दिशाओं में फैला हुआ था, जिसमें इसी तरह के दरवाजे और धातु की जाली अन्य कोठरियों की ओर ले जा रही थी। सतह की ओर जाने वाली सीढ़ियां उसके बाईं ओर कहीं थी। कैदियों के लिए राशन का भंडारगृह उसके दाहिनी ओर कहीं था। कुछ पल हिचकिचाने के बाद एफी दीवार का सहारा लेकर उस दिशा में बढ़ी जहां भंडारगृह होना चाहिए था। आगे जो भी हो, उसका सामना करने के लिए उसे कम से कम कुछ ताकत की जरूरत होगी। इसलिए अपनी कमजोरी को दूर करना पहले जरूरी था। वह धीरे धीरे सन्नाटे से घिरे गलियारे में आगे बढ़ी। कालकोठरी अजीब तरह से खाली लग रही थी, मानो सब लोग कहीं दूर चले गए हो। फिर जंजीरों की खड़खड़ाहट से सन्नाटा टूटा और एक गंदा चेहरा दरवाजों में से एक के पीछे अंधेरे से प्रकट हुआ। पीली उंगलियां खिड़की की सलाखों से लिपट गईं, और एक कर्कश फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। लेडी एथेना, आप हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। वह रुक गई और धातु की सलाखों के पीछे बंद उस उभलिंगी व्यक्ति को देखने लगी। वह जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वह ठीक से पहचान नहीं पा रही थी कि वह कौन है।
कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद एफी ने अनिश्चित स्वर में पूछा। संत थाने सपनों का व्यापारी थाने मूल सरकारी संतों में से एक था, इसलिए वह उसे अच्छी तरह जानती थी। हालांकि वह एक विचित्र और सनकी व्यक्ति भी था, इसलिए उसने उसके अव्यवस्थित रूप में महंगे कपड़े, अत्यधिक गहने और मेकअप की मोटी परत जोड़कर ही उसे पहचाना। ऐसा प्रतीत होता है कि नेफिस द्वारा उस व्यक्ति के साथ किए गए भयानक व्यवहार के कारण वह एस्टेरियन की महामारी से प्रतिरक्षित हो गया और अंततः एफी जैसी ही स्थिति में पहुंच गया। उसने कुछ पल उसे गौर से देखा और फिर पूछा, क्या तुमने ही मुझे वो सपने भेजे थे? युद्ध के सपने? उसने सिर हिलाया, जिससे वह एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। मोडरेट और ड्रीमस्पॉन के बीच इस समय सचमुच निर्णायक लड़ाई चल रही है। तो कौन जीत रहा है? थाने ने कुछ पल तक उसे घूर कर देखा, फिर 2-3 बार पलकें झपकाई। मुझे नहीं पता, मैं जागा हुआ हूं। वह भावहीन हंसी। ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? दीवार से टेक लगाकर एफी कुछ पल चुप रही। उसने अपने कटे हुए पैर को जिस कपड़े से लपेटा था, वह खून से लथपथ था। खून की कुछ बूंदें पत्थर के फर्श पर गिर रही थी। अंततः उसने कहा, फिर भी आपका शुक्रिया। मुझे खूबसूरत कहने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि इस समय मैं दिखने में कुछ खास अच्छी नहीं लग रही हूं, इसलिए यह एक चमत्कार ही है कि आपने मुझे पहचान लिया। हाँ, आपको तो चमत्कारिक व्यापारी कहना चाहिए। थाने ने हल्की सी मुस्कान दी। नहीं, आप हमेशा की तरह ही प्यारी हैं, सेंट एथेना। बस थोड़ी सी दिखावटी शान और कुछ नहीं। यह आपके लिए एक अप्रत्याशित रूप है, लेकिन यह आप पर खूब जंच रहा है। एफी ने उसे देर तक देखा, फिर पूछा, मुझे लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी छुड़ा लूं। फिर क्या होगा? अस्त व्यस्त हालत में संत एक पल के लिए झिझक गए। तो फिर अपने बंदी बनाने वालों को वश में करके गढ़ पर फिर से कब्जा कर ले और फिर सुखी जीवन व्यतीत करें। एफी ने अपना बुखार से तर माथा ठंडे पत्थरों पर टिकाया और एक खोखली हंसी। बेस्टियन पर कब्जा? इस कमीने पर कितनी बार कब्जा करना पड़ेगा? खैर छोड़ो, इसका क्या फायदा? अगर हम बेस्टियन को वापस भी ले लें, तो भी लोग ड्रीमस्पॉन के वश में ही रहेंगे। हाँ, एक महान गढ़ खोने से उसकी शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन क्या हम सच में चाहते हैं कि मोडरेट जीते? मुझे नहीं पता। वह कुछ पल चुप रही और फिर आह भरी। हम बेहतर यही होगा कि जागृत दुनिया में भाग जाएं। कम से कम वहां ड्रीमस्पॉन को हमें ढूंढने में ज्यादा मुश्किल होगी। पृथ्वी पर भागो, स्वप्नलोक में वापस जाने का रास्ता खोजो और किसी तरह भूले हुए तट तक पहुंचो। छोटा लिंक कहीं न कहीं सुरक्षित था। कम से कम उससे यही उम्मीद थी। थाने ने अपना सिर हिलाया। हम ऐसा नहीं कर सकते, संत एथेना। हम यूं ही भाग नहीं सकते। वह ऊपर से उसे घूर रही थी। क्यों नहीं? उसने गलियारे की ओर इशारा किया। क्योंकि यह कालकोठरी हम जैसे लोगों से भरी पड़ी है। वे लोग जो इस महामारी से अप्रभावित साबित हुए हैं। हम उन्हें यहां नहीं छोड़ सकते, है ना? खासकर इसलिए क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि उन्हें किस तरह की पीड़ा सहनी पड़ेगी जब उस घृणित सर्वोच्च सत्ता के सेवक उन्हें अपने अधीन करने की कोशिश करेंगे। एफी ने आह भरी और अपनी आंखें बंद कर ली। वह कमजोर महसूस कर रही थी। वह थक चुकी थी। उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का दर्द हो रहा था। यहां तक कि उसका एक हाथ भी गायब था, जिसे उसने अपने ही दांतों से कुचलकर मांस नोच डाला था। वह भीतर से एक भयानक भूख से व्याकुल हो रही थी। एफी कराह उठी। नरक, ठीक है। चलो इन लोगों को मुक्त करते हैं और बेस्टियन पर विजय प्राप्त करते हैं, संत थाने। हंगर डोमेन के दूसरी ओर जेट ने देखा कि काय एक दीवार से टेक लगाकर जोर जोर से सांस ले रहा था। वे जेड पैलेस के अंतहीन गलियारों में से एक में, एक कोने में छिपे हुए थे। कुछ दूरी पर कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जो दूर जाती जा रही थी। वे अभी अभी उस जादुई कोठरी से बाहर निकले थे जहां काय को तब छोड़ा गया था जब सेशान और उसकी बहनें एस्टेरियन के युद्ध में लड़ने के लिए रवाना हुई थीं। जैसे ही वे बाहर निकले, गलियारे के अंत में कोई प्रकट हो गया, इसलिए उन्हें छिपना पड़ा। जेट को आभास था कि आज का दिन रक्तपात में समाप्त होगा, लेकिन वह अभी ड्रीमस्पॉन के गुलामों से भिड़ने के लिए तैयार नहीं थी। कम से कम अपने अगले कदमों के बारे में सोचे बिना तो बिल्कुल नहीं। वह सावधानीपूर्वक आले से बाहर झुकी और चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आसपास कोई और न हो। स्थिति जटिल थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत होने वाला है।
लॉन्गिंग डोमेन का पतन हो चुका था और एस्टेरियन चेन्ड आइल्स पर मॉडरेट को मिटाने के कगार पर था, जो उसके और मानव आत्माओं के एक भयानक भोज के बीच खड़ी आखिरी बाधा थी। नेफिस और लॉर्ड ऑफ शैडोज का कहीं कोई पता नहीं था, जबकि कैसी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। या तो वह मर चुकी थी या कहीं छिपी हुई थी। जेट को शक था कि कैसी एस्टेरियन के वश में आ गई थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एस्टेरियन के नियंत्रण का विरोध कर रहे सभी लोगों के लिए हालात और भी बदतर हो जाते। आखिर लोगों का दिमागी तौर पर नियंत्रण करने में सक्षम सुप्रीम से बुरा और क्या हो सकता था। लोगों का दिमाग धोने में सक्षम एक सर्वोच्च शक्ति का किसी ऐसे संत पर कब्जा कर लेना जो किसी भी दूरी से आपके कान में फुसफुसा सकता है और उसकी घृणित शक्ति का माध्यम बन सकता है, ये और भी बुरा था। जहां तक जेट की स्थिति की बात है, उसे काय मिल गया था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी जीभ गायब थी, जिससे उसकी सबसे खतरनाक क्षमता बेकार हो गई थी, और वह बेहद कमजोर भी था। शरीर पर कोई घाव दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत खून बह गया हो। उसकी शक्ति भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अभी धीरे धीरे ही भरनी शुरू हुई थी। आप क्या सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए? उसने काय के पीले पड़े चेहरे पर एक नजर डाली। काय ने उसकी निगाहों से आंखें मिलाईं, कुछ सेकंड तक स्थिर रहा, और फिर उस दिशा की ओर इशारा किया जहां जेड पैलेस का केंद्र स्थित था। जेट ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। एक विद्रोह, है ना? ड्रीम स्पॉन के अनुपस्थित रहने पर जेड पैलेस पर कब्जा कर ले। खैर, मुझे लगता है कि यह एक विकल्प है। आखिरकार हमारे पास 1.5 संत हैं और उस छोटे शैतान को भी नहीं भूलना चाहिए। मुझे लगता है कि उस आदमी द्वारा छोड़े गए किसी भी गार्ड को हराने के लिए ये काफी है। उनके साथ आले में छिपा हुआ वह छोटा शैतान गर्व से अपनी छाती फुलाकर खड़ा हो गया। जेट ने उसकी तरफ देखा, उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। फिर उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। लेकिन फिर क्या होगा? नेफिस और सनी को एक दिन लौटना ही था, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि कब। तब तक जेट का दिमाग तेजी से चल रहा था, वह कोई कारगर रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा था। अंततः उसने कहा, हम चाहें तो जागृत दुनिया में ही भाग निकलें, अंटार्कटिका की ओर बढ़ें और वहां के श्रेणी 4 के द्वारों में से किसी एक का उपयोग करके चौथे दुष्स्वप्न को चुनौती दें। जाहिर है, हम दोनों के लिए उनमें से किसी एक को जीत पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी चमत्कार से बचने की उम्मीद करने से तो ये बेहतर ही है। काय उसे काफी देर तक देखता रहा, उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। अंत में, उसने एक बार फिर जेड पैलेस की गहराई की ओर इशारा किया। जेट ने उसे गौर से देखा, फिर ठंडेपन से उस दिशा में देखा जिधर वह इशारा कर रहा था। कुछ सेकंड तक तनावपूर्ण सन्नाटा छाया रहा। अंत में, वह मुस्कुराए। अच्छा, कौन कहता है कि हम दोनों काम नहीं कर सकते? पहले इस गढ़ पर कब्जा कर लेते हैं, और बाद में जागृत दुनिया में भाग जाते हैं। ड्रीम स्पॉन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक महान गढ़ को खोने से उसकी शक्ति पर कम से कम थोड़ा तो असर पड़ेगा ही। और भयंकर युद्ध के बीच थोड़ा सा असर भी बहुत बड़ा हो सकता है। उसने हाथ बढ़ाते हुए मिस्ट ब्लेड को बुलाया और काय को गंभीर निगाहों से देखा। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी। अगर आप यह उम्मीद कर रहे हैं कि मैं रेवेनहॉट को उसी तरह पकड़ लूंगा जैसे आपने नाइटिंगेल, बिना एक बूंद खून बहाए, तो मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। यह मेरा तरीका नहीं है। वह एक पल के लिए रुकी और फिर गंभीर स्वर में बोली। हो सकता है कि खून की एक बूंद भी न हो, लेकिन लाशों की भरमार होगी। उसकी भौहें और गहरी होती देख जेट ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उस चेहरे पर लानत हो। उसने नजरें फेर ली और आह भरते हुए बोली, ठीक है, मैं बस इतना ही वादा कर सकता हूं कि लाशों की संख्या यथासंभव कम से कम हो। उसकी खासियत आत्माओं को नष्ट करना था। इसी तरह वह अपने दुश्मनों को हराती थी और इसी तरह अपनी जान भी बचाती थी। जेट युद्ध के मैदान में एक बेहद खौफनाक शख्सियत थी, लेकिन एक चीज जिसमें वह माहिर नहीं थी, वह थी बिना जान लिए जीत हासिल करना। एस्टेरियन ने अपने सबसे महत्वपूर्ण गणों में से एक की रक्षा के लिए जिन लोगों को पीछे छोड़ा था, वे निर्दोष थे। वास्तव में, वे शायद जेट के परिचित थे और सॉन्ग डोमेन में सरकारी दूत के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। तो ऐसा भी नहीं था कि वह उन्हें मारना चाहती थी। जागृत और उन्नत आत्माओं को जीवित रखना तो आसान था, लेकिन संत जेड पैलेस की रक्षा में कम से कम कुछ संत तो अवश्य ही मौजूद थे, एक अलग मामला थे।
यह इस बात पर निर्भर करता था कि वे कौन थे। जेट ये वादा नहीं कर सकती थी कि वह उन्हें पूरी तरह से हरा पाएगी, और यह कहना मुश्किल था कि ड्रीम स्पॉन ने और क्या क्या चीजें पीछे छोड़ी थीं। आखिर वह नाइटमेयर क्रिएचर्स को भी मोहित करने में सक्षम था। इसलिए जेट को लग रहा था कि ग्रेट सिटाडल पर कब्जा करना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने बताया था। वह एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने उस भयानक राक्षस की ओर देखा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कम से कम लोग मारे जाएं। तुम ध्यान रखना कि जेड पैलेस जलकर राख न हो जाए। ठीक है। वह भयानक प्राणी अपनी चमकती, आग जैसी आंखों से उसे घूरता रहा और फिर कंधे उचका दिए। उनका मतलब बिल्कुल स्पष्ट था। कोई वादे नहीं।